नमस्कार साथियों, ओडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी के लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ अलंकारों की क्लास में हम चल रहे हैं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में कुछ विशेष अलंकार हम देखेंगे। जैसा कि आपको अवगत है कि इस समय काव्यशास्त्र में भी अलंकारों में और अलंकारों में भी अर्थालंकारों में और अर्थालंकारों में भी इस समय हम बहुत आगे आ गए हैं और प्रतिदिन 2 अलंकार हम देखते हुए चल रहे हैं, बहुत सरल से उदाहरणों के साथ में। जितना उदाहरण आप इनके देख सकते हैं उतना आप देखिए। आपको सूचना दे दें कि क्लास को शुरू करने से पहले डीएस एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज तो चल ही रही थी और डीएस एकेडमी परिवार की तरफ से न्यू बैच लॉन्च हुआ है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, वो भी आप सभी की विशेष मांग पे। तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत ज़्यादा अभी क्लासेज आगे नहीं आई हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आधा हो चुका है, लेकिन आप जितनी जल्दी हिंदी साहित्य के इतिहास से जीरो से शुरुआत आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी हिंदी साहित्य के इतिहासों को हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आदिकाल पढ़ेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जीरो से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए बात करते हैं इस समय अलंकारों में। अलंकार को इससे पहले की क्लासों में बहुत भली भांति हमने समझ लिया है। आज की क्लास में हम 2 अलंकार पढ़ेंगे। एक है हमारा विभावना और दूसरा है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, विशेषोक्ति को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस समय हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जिसमें एक विशेष प्रकार की कल्पना की जाए। विभावना अलंकार यानी कि एक विशेष प्रकार की कल्पना, यानी कि जहां पर ना तो वस्तु ना हो, उसके बाद भी वहां पे उस वस्तु के अभाव में भी कार्य जहां हो जाए, वहां पे विभावना अलंकार होता है। चलिए परिभाषा को देखते हैं, समय नहीं व्यर्थ करेंगे। काव्य पंक्ति में जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए या बिना कारण के ही कार्य की संभावना की जाए कि बिना कारण के ही कार्य हो गया या उसकी संभावना है, तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है, बिना अभाव के। ठीक है, बिना कारण के ही जहां कार्य हो जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। चलिए उदाहरण पे बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि बिना पग, बिनु यानी कि बिना, पग यानी कि पैर के चलता है, सुने बिनु काना और सुनता है बिनु, बिना किसके, काना यानी कि कान के। बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर यानी कि हाथ के बिना कार्य करता है। ठीक है, करे विधि नाना और अनेक कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका विभावना अलंकार है, यानी कि बिना पैर के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है और बिना हाथों के काम कर रहा है। तो यहाँ पे बोला था कि बिना कारण के ही कार्य हो जाए, यानी कि हाथ नहीं है तो काम हो रहा है, कान नहीं है तो सुना जा रहा है। तो यहाँ पे आपका विभावना अलंकार है। दूसरा उदाहरण है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी यानी कि बिना पानी, साबुन बिना यानी कि बिना साबुन के निर्मल करत सुभाए, यानी कि वो अपने शरीर को निर्मल कर लेता है, स्वच्छ कर लेता है। तो यहाँ पे भी आपका विभावना अलंकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम देखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-10 मिनट की आपकी ये अलंकारों की क्लासेज इस समय चल रही हैं। जितना उदाहरण आप इसमें देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए बाकी काव्यशास्त्रीय रूप से हम देख रहे हैं दूसरी क्लासों में, क्योंकि वहाँ पे काव्यशास्त्र भी जीरो से शुरू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला अलंकार है विशेषोक्ति।
अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की बात यदि हम करें तो काव्य में जहां कारण यानी कि साधन उपस्थित होने पर वहां पे नहीं था, उसके बाद भी कार्य हो रहा था, लेकिन यहां पे होने पर भी नहीं होगा, होने पर भी कार्य ना हो। अर्थात क्या है कि जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों यानी कि साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण में बात कर लेते हैं। पहला है, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी। यानी कि देखो दो दो मेघ बरस रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी प्यासी की प्यासी हूँ, यानी कि बरसात के होने के बाद भी मैं प्यासी हूँ। यानी कि जो साधन है वो विद्यमान है, जो कारण है वो उपस्थित है, लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। दूसरे नंबर पे बात करें, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। ठीक है, यानी कि पानी के बीच में रहते हुए भी मीन यानी कि मछली प्यासी है, और इस बात को सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही है। यानी कि पानी के बीच में है, उसके चारों ओर पानी है, लेकिन उसके बाद भी जो मीन है, मछली है, वो प्यासी की प्यासी ही है। और जब मैं इस बात को सुनती हूँ या कल्पना करती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आपका फूल ही फूल ही फूल ही फूल ही फूल ही ना बेत। जो बांस का पेड़ होता है वो कभी भी फूलता नहीं है, उस पे फल नहीं आता है। यद्यपि सुधा बरसही जलद, यानी कि देखिए विशेषोक्ति अलंकार, जहां पर कारण है, साधन है, उसके बाद भी कार्य नहीं हो पा रहा है, वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जहां कारण या साधन की बात करें, उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो, अर्थात जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों या साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरस रहे हैं,
उसके बाद भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ। तो यहाँ पे विशेषोक्ति यानी कि यहाँ पे कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। विभावना में कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे दोनों अलंकारों को एक साथ लेके आए हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो आप समझ लो। पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में रहने के बाद भी मछली प्यासी की प्यासी है, और इस बात को सुन सुनकर मुझे हंसी आती है। फूले ही ना बेत, देखिए जो बेत का पेड़ होता है, जो बांस का पेड़ होता है, उस पर कभी भी फूल नहीं आते हैं, वो ऐसे ही ज्यों क्या त्यों लंबा होता चला जाता है। आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे बांस के पेड़ होते हैं, लेकिन उन पे कभी फूल नहीं आता है। यद्यपि सुधा बर सही जलद, जलद यानी कि बादल चाहे सुधा यानी कि अमृत बरसा दें, उसके बाद भी उन पर फूल नहीं आएगा। तो ये थी आपका जो है विशेषोक्ति अलंकार। एक क्लास में हम 2 ही अलंकारों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उदाहरण आप जितने देखेंगे उतना ही आपके अलंकार अच्छे होते चले जाएंगे। आप जो भी पंक्ति है उसमें अलंकार निकालिए, रस निकालिए, छंद निकालिए, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, ये सब आप एक ही पंक्ति में निकालना जब शुरू कर देंगे तभी आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करनी होगी 9568802463 पे। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। इस समय बैच है टीजीटी, पीजीटी, नेट जून वाला, जेआरएफ, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसी के साथ में आपका हरियाणा DSSSB, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। और बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। कहीं पे आपको कोई समस्या रहती है तो प्राइवेट ग्रुप से आपको ज्वाइन किया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, आपको नहीं समझ में आया है, आप पुनः मैसेज देंगे, आपको दोबारा किसी क्लास में क्लास नंबर बता के आपको समझा दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको समझा दिया जाएगा। टेस्ट पेपर के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। टेस्ट सीरीज़ में यदि हम बात करें तो 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। जो ऐसा टेस्ट पेपर है मार्केट में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण और नवीनतम प्रश्नों का संकलन है। 2000 जो अभी पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं, इन्हीं को आधार बना के पेपर बनाया गया। ऐसा नहीं, आप ये नहीं सोचिएगा कि पूर्व में परीक्षाओं का आधार लिया है मैम ने तो बिहार का भी लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरल, मध्यम और कठिन तीनों स्तर का हमारा पेपर रहता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। 125 प्रश्न इसमें हम आपको देते हैं, ठीक है। तो चलिए, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है वो पेड बैच लॉन्च हो गया है, शुरू हो गया है, काफ़ी क्लासेज हो गई हैं। तो आपको 9568802463 पे कॉल करके आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले अलंकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।